Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me Hamid Khan and you're watching my channel Hamid Biologist. Dear student, आज हम माइक्रोबायोलॉजी की इस यूनिट को डिस्कस करेंगे इम्यूनोलॉजी को, और इम्यूनोलॉजी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है। तो अगर हम इम्यूनोलॉजी की बात करें, इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम के मुतालिक पढ़ते हैं। अब इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसकी वजह से अगर कोई भी बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करने के बाद हमारी बॉडी को उस बैक्टीरिया या उस वायरस से महफूज रखता है। तो आज हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में हम जो सिग्निफिकेंस ऑफ इम्यून सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह इन्फेक्शन और डिजीज़ में अपना रोल प्ले करता है, और इसके अलावा जो इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी है उसमें डिफरेंट को समझेंगे, और इसके अलावा ओवरऑल जो ह्यूमोरल और इसके अलावा सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इम्यून सिस्टम जो है वो सेल और मॉलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है जो कि डिफेंडिंग होते हैं। डिफेंडिंग का मतलब होता है कि वो दिफा करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के खिलाफ जो इन्फेक्शन बनते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल हो, चाहे वो पैरासाइटिक हो, उसके खिलाफ ये जो इम्यून सिस्टम है ये इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है। इम्यून सिस्टम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इम्यून सिस्टम के उसमें बोन मेरो होता है और इसके अलावा लिम्फोइड टिश्यू होता है। इनिशियली बोन मेरो होता है, और बोन मेरो हड्डियों के अंदर होते हैं जिसमें ब्लड की फॉर्मेशन होती है, और इस अमल को हम हेमाटोपोइसिस कहते हैं। और लिम्फोइड टिश्यू जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम का होता है, लिम्फेटिक सिस्टम पर मुश्तमिल होते हैं लिम्फोइड टिश्यूज, जिसमें जैसे कि स्प्लीन हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, लिम्फ नोड हो गए, ये चीज़ें लिम्फोइड टिश्यू कहलाते हैं। लिम्फोइड टिश्यू में थाइमस है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है और टॉन्सिल्स है। ये भी इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट जो हमारे लिम्फ नोड्स है जो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। अब थाइमस भी एक ग्लैंड होता है, और इसका काम ये होता है कि इसने हमारी बॉडी को इंतहाई अहम रोल जो है ये परफॉर्म करता है। इसमें जो बी सेल बनते हैं, बी सेल यानी कि बोन मेरो में जो सेल बनते हैं इम्यून सिस्टम के उसे हम बी सेल कहते हैं, वो सेल आके थाइमस पर रुकते हैं और थाइमस उसको मेच्योर करता है। थाइमस उसके अंदर मेमोरी जनरेट करता है, उसको मेच्योर करता है, बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ, किसी भी पैथोजन के खिलाफ उसमें लड़ने की सलाहियत पैदा करता है। थाइमस की ये सबसे बड़ी जो रोल है हमारी बॉडी में। इसके अलावा ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ये ब्रोंकस के अंदर होते हैं, फेफड़ों के अंदर मौजूद होते हैं, और ये भी लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। और सांस के जरिए अगर कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस अंदर आ गया तो ये जो ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उसका काम ये होता है कि वो उस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस बैक्टीरिया, उस वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम को जनरेट करें। इसके अलावा जो आर्मपिट, जो बगल वगैरह है उसमें भी एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं, और इसका काम भी यही होता है कि ये जो है इम्यून सिस्टम के तौर पे काम करते हैं अगेंस्ट द पैथोजन के खिलाफ। इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन में भी मौजूद होते हैं पायर पैचेस, इंटेस्टाइन में पायर पैचेस मौजूद होते हैं, यह भी इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। इसके अलावा अपेंडिक्स हो गया, अपेंडिक्स के बिल्कुल करीब ये पायर पैचेस कहलाते हैं। बिल्कुल लोअर पार्ट में जो ग्रोइन हिस्सा होता है थाइस के करीब, इसे हम इनग्वाइनल लिम्फ नोड कहते हैं। यहाँ पर इनग्वाइनल लिम्फ नोड होता है। और हड्डियों के अंदर जो जैसे कि फीमर हो गया, जो लॉन्ग बोन होते हैं और मजबूत हड्डियाँ होती है, उसके अंदर बोन मेरो होता है, और बोन मेरो का काम ये होता है कि वो हेमाटोपोइसिस करता है। हेमाटोपोइसिस का मतलब ये होता है कि उसमें ब्लड की फॉर्मेशन होती है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, स्पेशली इन्फेक्शस डिजीज। जो इन्फेक्शन डिजीज होते हैं, इन्फेक्शस डिजीज होते हैं, जो खतरनाक बीमारियां होती है जो बैक्टीरिया और वायरस से लगती है, उसके खिलाफ काम करना या उससे बॉडी को महफूज रखना इम्यूनिटी कहलाती है। ये एक कलेक्टिवली और इसके अलावा कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होता है हमारे इम्यून सेल्स का, मॉलिक्यूल्स का, और इस रिस्पांस को हम इम्यून रिस्पांस कहते हैं। इम्यून सिस्टम जब रिस्पांस करता है किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ, बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइटिक इन्फेक्शन के खिलाफ जो रिस्पांस करता है उसे इम्यून रिस्पांस कहते हैं, और वो कलेक्टिवली कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होता है, इम्यून सेल्स और इम्यून्स के मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होता है।
इसके अलावा ये सिस्टम जो है होम्योस्टैसिस कहलाता है। इनर एनवायरनमेंट को इम्यून सिस्टम जो है ये कैसा सिस्टम होता है कि जो हमारी बॉडी को होम्योस्टैटिक रखता है, यानी कि जो हमारी बॉडी की जो इनर एनवायरनमेंट होती है उसको बिल्कुल नॉर्मल रखता है बाय रिकॉग्नाइजिंग हार्मफुल फ्रॉम नॉन हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। ये चूंकि इस वजह से ये हमारी बॉडी को होम्योस्टैसिस में रखता है, नॉर्मल फंक्शन में रखता है कि इनमें ये सलाहियत होती है कि ये जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं और नॉन हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको ये पहचानता है और उसके खिलाफ एक्शन भी परफॉर्म करता है, और इस सूरत में जो हमारी बॉडी होती है वो बीमारियों से, इन्फेक्शन से महफूज रहती है। इम्यून सिस्टम को ये जो इम्यून सिस्टम है ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है। इम्यून सिस्टम इज क्लियरली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल के लिए, यानी कि जिंदा रहने के लिए इम्यून सिस्टम जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। ये बॉडी को डिफेंड करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस और अदर फॉरेन सब्सटेंसेस। ये अदर फॉरेन सब्सटेंसेस हो गए उसको इनकाउंटर करता है। इनकाउंटर से मुराद ये होता है कि उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी की इसे हम पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं इम्यून सिस्टम को, या सोल्जर ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। ये किसी भी जो बाहर की तरफ से हमारी बॉडी में अंदर आता है बीमारियों की वजह से, यानी कि बीमारियां पैदा करने के लिए जो अंदर आता है बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, उसको इनकाउंटर करता है, उसको मार देता है और हमारी बॉडी को उसकी बीमारी से बचा देता है। इसके अलावा ये जो एबनॉर्मल सेल्स और एबनॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंसर सेल हो गए, उसके खिलाफ भी ये अपना काम परफॉर्म करता है, अपना काम अदा करता है इम्यूनिटी। अब सबसे पहले जो टॉपिक है वो है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो है ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिफेंस इम्यूनिटी। अच्छा, ये इम्यूनिटी और डिफेंस में इसका अहम काम होता है। अगर मैं कहूं कि इम्यून सिस्टम का दारोमदार ल्यूकोसाइट के ऊपर है तो ये बेजा नहीं होगा, क्योंकि ल्यूकोसाइट ही वही सेल है जिसका दारोमदार जिस पर इम्यून सिस्टम का दारोमदार होता है। ल्यूकोसाइट्स की मजीद कैटेगरीज जिसको हम डिस्कस करेंगे। आमतौर पर इसे व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं और WBC भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट जो है ये ब्लड सेल्स होते हैं, लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होते हैं, और इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है। ल्यूकोसाइट जो ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, और RBC जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि उसमें बड़े ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। दो मेजर क्लासेस हैं, एक को हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं और दूसरे को हम एग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स का दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। ग्रेनुलोसाइट्स वो सेल्स होते हैं WBC के जिसके सेल के साइटोप्लाज्म पर ग्रेन्यूल्स मौजूद होते हैं, इस वजह से हम ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। या इसका दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर का मतलब ये होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर, और न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी कि इसके सेल में मैनी न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। एक पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट ये कि इसके सेल पर ग्रेन्यूल्स भी मौजूद होते हैं। और ये तीन बेसिक सेल होते हैं, एक है न्यूट्रोफिल, दूसरा है एजिनोफिल और तीसरा है बेजोफिल। इसको निमोनिक आप आसानी के लिए न्यूट्रो एजो बेजो इसके नाम से आप याद रखो, ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। इसके बाद है एग्रेनुलोसाइट्स। जैसे कि ग्रेनुलोसाइट के सेल के ऊपर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इस तरह जो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं इसके सेल के ऊपर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। एब्सेंट को शो करता है, यानी कि इसमें ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ दो सेल इसमें मौजूद होते हैं, एक को मोनोसाइट कहते हैं और दूसरे को लिम्फोसाइट कहते हैं। तो ये दो बुनियादी सेल होते हैं, और ये दो बुनियादी सेल जो हैं ये प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से बनता है। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल दो सेल में डिवाइड होते हैं। बोन मेरो में जब हड्डियों में खून बनता है तो सबसे बुनियादी सेल जो पहले सेल होते हैं उसे हम प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल कहते हैं। वो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल जो है दो सेल बनाते हैं, एक को हम माइलॉइड स्टेम सेल कहते हैं और दूसरे को हम लिम्फोइड स्टेम सेल कहते हैं। जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं उस माइलॉइड स्टेम सेल्स में जो है जैसे कि ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स और बेजोफिल्स ये आते हैं, RBC आते हैं, और इसके अलावा प्लेटिलेट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं माइलॉइड स्टेम सेल में। और लिम्फोइड स्टेम सेल में एग्रेनुलोसाइट्स आते हैं, यानी कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। फिर लिम्फोसाइट्स को हम B सेल्स भी कहते हैं। लिम्फोसाइट्स को जो है ये B सेल बनाते हैं, ठीक है। और B सेल जो है लिम्फोसाइट T लिम्फोसाइट भी होता है और B लिम्फोसाइट भी होता है। B लिम्फोसाइट जो है वो
एंटीबॉडीज बनाते हैं, और टी लिम्फोसाइट जो है इसका हमारे इम्यून सिस्टम में सबसे मेजर रोल होता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेनुलोसाइट को डिस्कस करेंगे। ग्रेनुलोसाइट्स यानी कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, इसे हम PMNS भी कहते हैं, और ये ग्रेनुलोपोइसिस के दरमियान बनती है। ग्रेनुलोपोइसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ग्रेनुलोसाइट बनते हैं, ठीक है। अब ग्रेनुलोपोइसिस कौन सा प्रोसेस है भाई? ग्रेनुलोपोइसिस जो है ये माइलोपोइसिस से बनते हैं, यानी कि माइलोइड स्टेम सेल से बनते हैं। माइलोइड स्टेम सेल में फिर ग्रेनुलोसाइट बनते हैं, और ग्रेनुलोसाइट बनने को हम ग्रेनुलोपोइसिस कहते हैं। ये स्पेशल किस्म के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि माइलोपोइसिस करते हैं। माइलोपोइसिस का मतलब ये होता है कि ये इनिशियली माइलोब्लास्ट होते हैं। माइलोब्लास्ट सेल जो है माइलोसाइट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और माइलोसाइट सेल में कन्वर्ट होने के बाद ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स, दूसरे को हम कहते हैं एजिनोफिल्स, और तीसरे को हम कहते हैं न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ओके, यहाँ पर ये न्यूट्रोफिल्स हैं, आप यहाँ इसकी फिगर देख सकते हो क्लियरली। इसके अंदर जो ये ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, बेसोफिल्स में भी ग्रेन्यूल मौजूद हैं, और एजिनोफिल्स में भी ग्रेन्यूल्स मौजूद है। जबकि ये जो दोनों हैं ये जो है ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट। इनिशियली ये इनके सेल को माइलोब्लास्ट कहते हैं। माइलोब्लास्ट जो ये माइलोसाइट में कन्वर्ट होता है, और माइलोसाइट फिर माइलोसाइट की डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, वो तकसीम हो जाते हैं, शेप के हवाले से डिफरेंट हो जाते हैं। इस अमल को हम माइलोपोइसिस कहते हैं, या माइलोइड स्टेम सेल भी इसे हम कहते हैं। न्यूट्रोफिल जो हैं ये इंतहाई स्मॉलेस्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं, फास्ट होते हैं और एक्टिव होते हैं। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है। और ये जो है जो सेल के अंदर डेड सेल्स होते हैं या डेब्रिड होते हैं, डेब्रिड टिश्यूज होते हैं, जो डैमेज टिश्यू होते हैं, उसको भी रिमूव करते हैं। ये हाईली मोबाइल है। हाईली मोबाइल का मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मोबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, और ये कैपिलरी वॉल के अंदर स्क्वीज हो जाती है। कैपिलरी वॉल के अंदर स्क्वीज होने से मुराद ये होते हैं कि जो भी अफेक्टेड एरिया होता है, उस अफेक्टेड एरिया के दरमियान जो ब्लड सर्कुलेशन गया होता है उसके अंदर स्क्वीज हो जाती है, आसानी के साथ उसके अंदर चले जाते हैं खून के अंदर, क्योंकि जो खून के एंडोथेलियल सेल होते हैं उसमें आसानी के साथ ये पेनिट्रेट कर सकता है। न्यूक्लियर जो इसकी न्यूक्लियाई होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। और 6 से लेकर 9 हॉर्स जो है ये ब्लड स्ट्रीम में रिमाइंड रहते हैं, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में ये 6 से 9 घंटे तक इसका लाइफ स्पैन है। और इसे हम प्रोफेशनल फेगोसाइट्स भी कहते हैं। याद रखें ये प्रोफेशनल फेगोसाइट भी कहलाते हैं, स्पेशली इसमें न्यूट्रोफिल्स। अभी इंडिविजुअली एक 1 बाय 1 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो एजिनोफिल्स है। एजिनोफिल्स जो है ये लेस एक्टिव देन न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स से लेस एक्टिव है। सबसे एक्टिव जो है वो न्यूट्रोफिल्स है। ये स्पेशल रोल प्ले करते हैं अगेंस्ट पैरासाइट। पैरासाइट यानी कि जो कीड़े वगैरह होते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, उसको एलिमिनेट करता है, उसको ख़त्म करता है। ये टॉक्सिक केमिकल्स भी बनाते हैं, और उस टॉक्सिक केमिकल को अपने इस ग्रेन्यूल में स्टोर करते हैं, और इसका काम भी यही होता है कि वो जो कीड़े वगैरह होते हैं, पैरासाइट वगैरह होते हैं, उसको इस केमिकल के ज़रिए ही रिमूव करें। और इसके अलावा एलर्जिक इन्फ्लामेशन साइट, जो बॉडी में जो एलर्जिक इन्फ्लामेशन साइट होते हैं, आमतौर पर ये वहाँ पर भी मौजूद होते हैं। जैसे कि स्टमक एयरवे हो गया या स्किन एलर्जी हो गई, वहाँ पर भी ये सेल मौजूद होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एलर्जी में भी ये सेल एक्टिवेट हो जाते हैं एलर्जिक कंडीशन में। इसके बाद है बेजोफिल्स। अब बेजोफिल्स जो है क्लोजली एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन अगर होगी तो ब्लड में बेजोफिल्स की मिकदार बढ़ेगी। बेजोफिल्स जो हैं ये बेसिकली इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, और उस ग्रेन्यूल्स के अंदर हेपरिन होते हैं और हिस्टामिन होते हैं। हेपरिन जो है ये ब्लड थिनर है, ब्लड को थिन करता है, और हिस्टामिन जो है ये इसका काम ये होता है कि ये जो इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है, बॉडी में एलर्जी कॉज करती है। ये दोनों चीज़ें, ये जो कैपिलरी परमेबिलिटी होती है ब्लड की, उसके कैपिलरी परमेबिलिटी को भी बढ़ा देता है इन्फ्लामेशन के दौरान, और उसकी वजह से सूजन भी हो जाती है। इसमें बेजोफिल्स के अंदर फिर जो है मास्ट सेल आते हैं। ये मास्ट सेल जो है इसका फंक्शन भी यही सेम होता है बेजोफिल्स की तरह, और ये मास्ट सेल जो है ये एलर्जिक रिएक्शन में एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभार बॉडी में जब एलर्जी होती है, बहुत तेज़ की खारिश लगी होती है, या कोई हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, उसके नतीजे में मास्ट सेल की तादाद बढ़ जाती है। और मास्ट सेल की तादाद क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसमें हिस्टामिन जो होता है वो हिस्टामिन की मिकदार बढ़ जाती है।
इसके बाद है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं ये ए ग्रेनुलोसाइट दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक को मोनोसाइट कहते हैं और दूसरे को लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और ये 25 से लेकर 50% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स की तादाद अलग है, तकरीबन 26 से 40 इसकी रेंज होती है, 40%, 26 to 40%। और जो मोनोसाइट्स होता है, मोनोसाइट्स जो हैं 3 to 8%, यानी कि टोटल जो WBC होती है उसमें 25 से लेकर 50% ल्यूकोसाइट काउंट में ए ग्रेनुलोसाइट यानी कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट शामिल होते हैं। इसके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है और इसके साइटोप्लाज्म के ऊपर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। ये आप देख सकते हो, न्यूट्रोफिल्स हैं, इसके साइटोप्लाज्म पे ग्रेन्यूल्स है, तो ये क्या है, ये ग्रेनुलेटेड है। ठीक है, तो ये कौन सी क्लास से होगी, ये ग्रेनुलोसाइट से होगी। इसके अलावा ये एजिनोफिल्स हैं, एजिनोफिल्स के सरफेस के ऊपर भी ग्रेन्यूल्स मौजूद है और ये भी ए ग्रेनुलोसाइट नहीं, ये ग्रेनुलोसाइट है। ठीक है, बेजोफिल्स, इसके सरफेस के ऊपर भी ग्रेन्यूल्स मौजूद है और ये भी ग्रेनुलोसाइट्स है। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों बेसिकली ए ग्रेनुलोसाइट है। क्यों? क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म पर कोई सरफेस के ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं है और इसके न्यूक्लियस भी जो ग्रेनुलोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स और बेजोफिल्स, इसके नस्बतन मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस भी बड़े हैं, लार्ज लोब है इसके। मोनोसाइट, सबसे पहले भी हम मोनोसाइट की बात करेंगे। तो ये जो आपको स्क्रीन पे जो फिगर शो हो रहा है, ये रेड ब्लड सेल है। ठीक है, और इसके बीच में जो आपको नजर आ रहा है, जो ब्लू स्टेन है, जिसका ब्लू कलर है, ये मोनोसाइट है। मोनोसाइट की पहचान जो है माइक्रोस्कोप में स्लाइड के जरिए होती है। ब्लड सैंपल जब हम लेते हैं, उसको स्लाइड पर रखते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, फिर उसमें ये नजर आते हैं माइक्रोस्कोप में। ये व्हाइट ब्लड सेल के सबसे लार्जेस्ट सेल होते हैं, पहली बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक्टिवली मोटाइल होते हैं, ये दूसरा पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी फेगोसाइटिक होते हैं। फेगोसाइटिक का मतलब ये होता है, फेगो का मतलब होता है ईटिंग, खाना, और साइटिक का मतलब होता है सेल का। कौन से सेल को खाता है? बैक्टीरिया के सेल को खाता है, वायरस के सेल को खाता है। ठीक है, याद रखें। ये कुछ इसमें से सर्कुलेट होते हैं ब्लड में और कुछ जो है टिश्यूज के अंदर पाए जाते हैं। और टिश्यूज के अंदर जब ये मुंतकिल हो जाते हैं तो वहां पर ये मैक्रोफेजेस बनाते हैं। मैक्रोफेजेस किस तरह बनाते हैं? मैक्रोफेजेस जो है इस तरह बनाते हैं कि इसे मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम कहते हैं। एक खास किस्म के सेल होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं। लीवर में भी होते हैं, लंग्स में भी होते हैं, फेफड़ों में भी होते हैं। ठीक है, तो जो ये एक किस्म के सेल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन 1 होते हैं। इंटरल्यूकिन 1 जो है, इसका काम क्या होता है? इंटरल्यूकिन 1 जो है ये हाइपोथैलेमस के ऊपर भी काम करता है। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 का काम ये होता है कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जैसे कि ये हाइपोथैलेमस के ऊपर काम करेगा, हाइपोथैलेमस के ऊपर काम करेगा तो बॉडी की टेम्परेचर रेज हो जाएगी। और इसके अलावा ये जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है लीवर के जरिए। और इसके अलावा ये जो टी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन को भी एक्टिवेट करता है। बेसिकली इतना याद रखें, जो मोनोसाइट होता है वो इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करता है। इंटरल्यूकिन 1 की के तौर पे काम करता है इम्यून सिस्टम को इनिशिएट करने के लिए। किस तरह? सबसे पहले ये हाइपोथैलेमस के ऊपर असर करेगा। हाइपोथैलेमस के ऊपर असर करेगा तो बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाएगी। बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाएगी, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस जो है वो हीट सेंसिटिव होता है। ये कोशिश होती है कि उस बैक्टीरिया को खत्म किया जाए टेम्परेचर के जरिए। और इसके अलावा ये ग्लोबुलिन प्रोटीन को भी इनहेंस करेगा, उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ा देगा। इसके अलावा ये टी लिम्फोसाइट को भी बढ़ा देगा, टी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन को भी बढ़ा देगा। ये मोनोसाइट का काम होता है। अच्छा जी, अब मोनोसाइट और मैक्रोफेज सिस्टम की जब हम बात कर रहे थे तो वो टॉपिक यहां पर आ गया। कुछ ऐसे मैक्रोफेजेस होते हैं कि जो मोबाइल होते हैं और कुछ ऐसे मोबाइल मतलब फैक्स एक जगह पर ही मूवमेंट करते हैं, और जबकि यानी कि मूवमेंट करते हैं डिफरेंट जगह पर। और जो कुछ ऐसे होते हैं कि वो फैक्स होते हैं, मोबाइल का मतलब उसमें मूवमेंट होती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो फैक्स होते हैं। और ये बॉडी के जो की लोकेशन होते हैं वहां पर मौजूद होते हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर मौजूद होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉडी के बॉर्डर है या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट जो है जनरल हेड क्वार्टर होते हैं, या कुछ ऐसी जगह जहां पर रिस्ट्रिक्शन होते हैं, आम पर्सन जा नहीं सकता, उसकी सिक्योरिटी बढ़ती। इस तरह मोनोसाइट और मैक्रोफेज सिस्टम भी हमारी सिक्योरिटी बढ़ाते हैं। जैसे कि स्किन है, स्किन जो है ये लिंगरहैंस सेल्स पर मुश्तमिल होता है, और लिंगरहैंस सेल्स भी मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा माइक्रोगिलिया जो ये ब्रेन के ऊपर होता है। अब ये क्या, ये फिक्स्ड है, ये मोबाइल नहीं है। ठीक है,
क्यूफर सेल सिर्फ और सिर्फ लीवर में रहेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो लिंगर हैंड सेल उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर ब्रेन तक पहुंच गया तो ब्रेन में माइक्रोग्लिया होते और माइक्रोग्लिया ब्रेन में उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर लीवर तक पहुंच गया तो लीवर में जो मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम होता है वो क्यूफर सेल पर मुश्तमिल होता है और क्यूफर सेल उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर पेपड़ों में पहुंच गया तो पेपड़ों में एल्वेलर मैक्रोफेजेस होते हैं और वो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। अगर हड्डियों तक कोई इन्फेक्शन जो है पेनिट्रेट कर गया तो ओस्टियोक्लास्ट सेल जो है वो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। इस सिस्टम को हम मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम कहते हैं, जहां पर एक खास किस्म के सेल इन्वॉल्व होते हैं और जो फिक्स पोजीशन पर, एक खास पोजीशन पर मौजूद होते हैं, बॉडी को पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से महफूज रखते हैं। ओके जी, अभी लिम्फोसाइट की तरफ आते हैं। लिम्फोसाइट आप देख सकते हो इस स्लाइड, इस फिगर में जो यहाँ पर ये जो सेल है ये रेड ब्लड सेल है और इस फिगर में जो ब्लू स्टेन है ये लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट में भी बड़ा लोब होता है न्यूक्लियस का। लिम्फोसाइट मोनोसाइट से स्मॉलर होता है और इसकी न्यूक्लियस जो है वो लार्ज होती है। लिम्फोसाइट जो है ये प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल्स से बनता है। प्लोरीपोटेंट स्टेम्स याद रखें, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल से तमाम के तमाम सेल बनते हैं। सबसे पहले प्लोरीपोटेंट स्टेम आता है। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल दो सेल में डिवाइड होता है, एक माइलोइड स्टेम सेल कहलाता है और दूसरा लिम्फोइड स्टेम सेल कहलाता है। लिम्फोइड स्टेम सेल से जो है मोनोसाइट्स और इसके अलावा लिम्फोसाइट बनता है और इसके अलावा जो माइलोइड स्टेम सेल से न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, प्लेटिलेट्स और इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स, ये सारी चीजें बनती हैं। लिम्फोसाइट भी ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है और ये लिम्फोइड टिश्यू में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, लिम्फो और लिम्फेटिक सिस्टम आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है। जो लिम्फोसाइट होते हैं वो लिम्फोइड टिश्यू में उसकी मिकदार ज्यादा होगी। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे, इस फिगर के जरिए हम समझेंगे। ओके, बोन मेरो और इसे हम फेटल लीवर भी कहते हैं। प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल जो है वो लिम्फोसाइटिक स्टेम सेल में डिवाइड होता है। लिम्फोसाइटिक स्टेम सेल जो है दो किस्म के सेल बनाता है। ठीक है, यानी कि इनिशियली में जो सेल आता है उसे हम बी सेल कहते हैं। वो बी सेल आके फिर दो हिस्सों में आता है। एक डायरेक्ट थाइमस के पास चले जाते हैं, जो थाइमस के पास चला गया उसे हम टी सेल कहेंगे और जो नीचे आ गया थाइमस में मैच्योरेशन के बगैर आ गया उसे हम बी सेल कहेंगे। ठीक है, तो जो लिम्फोसाइट है उसमें दो किस्म के सेल होते हैं, एक टी सेल होता है और एक बी सेल होता है। टी सेल थाइमस में मैच्योर होगा थाइमोसिन हार्मोन के जरिए और बी सेल जो होगा वो इमैच्योर होगा और वो बेसिकली एंटीबॉडीज बनाएगा। अब ये कहाँ पर होंगे? ये लिम्फोइड टिश्यूज में, जैसे कि लिम्फ नोड हो गए, स्प्लीन हो गए, म्यूकोजल टिश्यू हो गए, ब्लड हो गए और इसके अलावा लिम्फ, वहां पर ये दोनों मौजूद होंगे। बी सेल भी होंगे और टी सेल भी होंगे। बी सेल एंटीबॉडीज बनाएगा और टी सेल जो है ये इम्यून सिस्टम को इनहेंस करेगा। इसके अंदर मेमोरी रिस्पॉन्स भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी हमें कोविड-19 ने इफेक्ट किया तो कोविड-19 के खिलाफ बी सेल काम करेंगे, बी सेल एंटीबॉडीज बनाएंगे और टी सेल आके उसकी मेमोरी को स्टोर करेगा। फिर अगर 5-6 साल बाद दोबारा कोविड-19 आ गया और हम फर्स्ट टाइम जो हमें कोविड हुआ था 1 महीना हम बेड रेस्ट पर थे, अब अगर दोबारा कोविड-19 आ गया तो टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगा और फौरन उस एंटीबॉडीज को बी सेल के जरिए बनाएगा, जिसकी वजह से लास्ट टाइम उस इन्फेक्शन का खात्मा हुआ था। ठीक है, और 3 से 4 दिन के अंदर हम दोबारा ठीक हो जाएंगे। ये फायदा होता है मेमोरी रिस्पॉन्स का और ये मेमोरी रिस्पॉन्स टी सेल जनरेट करता है। अब इसके बाद है नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल जो है ये इन्वेडिंग माइक्रोब्स को डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक नहीं करते। इन्वेडिंग माइक्रोब्स का मतलब ये होता है कि जो हमारी बॉडी को क्रॉस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके ऊपर अटैक नहीं करते हैं डायरेक्टली, बराह रास्त। ये बॉडी की उस सेल को किल करते हैं। ठीक है, यानी कि बॉडी के सेल को उस बैक्टीरिया के साथ ही खत्म कर देते हैं, उसके साथ ही उड़ा देते हैं। ठीक है, इसमें वो वाली कहानी नहीं है। ये नेचुरल सेल जो ये डू और डाई वाला सिचुएशन यहाँ पे होता है, ये हमारी बॉडी के सेल को भी उड़ा देते हैं और इसके अलावा उसके अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उसको भी खत्म कर देते हैं। अच्छा, इसमें फेगोसाइटोसिस नहीं होती। ठीक है, जैसे फेगोसाइटोसिस मतलब जो हमारे सेल होते हैं वो सेल उस बैक्टीरिया को खा जाते हैं। ये होल की फॉर्मेशन करते हैं। जो सेल होते हैं हमारे सेल, उस यानी जिस सेल के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है, उस सेल में उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को होल की फॉर्मेशन करते हैं, उसमें सुराख कर देते हैं और सुराख करने के बाद जो टारगेट सेल प्रोटीन होते हैं
उसको इफेक्ट करता है, और जब उसको इफेक्ट करता है तो उस सेल की डेथ हो जाती है। इसके अलावा ये जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, ये इसका काम ये होता है कि ये जो टारगेट सेल्स होते हैं उस टारगेट सेल्स को ख़त्म कर देते हैं। अब वो टारगेट सेल्स जो हैं उसमें इस तरह कि इसके जो उस सेल के जो मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, उसमें होल की फॉर्मेशन करती है, और जब होल की फॉर्मेशन बन जाएगी तो उसके नतीजे में सेल जो है स्विल हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, और उसकी जो सब्सटेंस होंगे वो बाहर की तरफ रिमूव हो जाएंगे, और इसी तरह वो सेल उस बैक्टीरिया के साथ ही इंतकाल कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा बॉडी से। ये नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। नेचुरल किलर सेल आप देख सकते हो, ठीक है। नेचुरल किलर सेल जो हैं यहाँ पे ये अब फॉर एग्जांपल ये टारगेट सेल है, ठीक है। इस टारगेट सेल्स को ये तोड़ेगा, टारगेट सेल टूट गया, सेल मेम्ब्रेन टूट गया, तो इसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस थे ये नीचे आके बाहर आना शुरू हो गए। अब जब ये बाहर आएंगे तो सेल की डेथ हो जाएगी। अब कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि इन्वेडिंग माइक्रोब्स, इन्वेडिंग का मतलब जो हमारी बॉडी की हदूद को क्रॉस करे, ठीक है, पेनिट्रेट कर जाए। कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिसे हम टॉक्सिक प्रोटीन कहते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम बनाते हैं, और उस प्रोटीन का नाम होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये जो ह्यूमरल नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, ठीक है। ह्यूमरल नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म अलग अलग होता है। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म ये होता है कि वो एंटीजन को पहचानता है, नॉन स्पेसिफिक उसको पहचानता नहीं है, बस डू और डाई वाला सिचुएशन होता है। 20 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के, और जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ये 20 डिफरेंट प्रोटीन्स, और उसके नतीजे में मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बन जाता है। और जब ये मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बन जाता है तो ये उस जो पोर्स होते हैं उस सुराख के अंदर चले जाते हैं जो नेचुरल किलर सेल ने बनाया होता है, ठीक है। नेचुरल किलर सेल जो है सुराख बनाते हैं और उसके अंदर ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कम्प्लेक्स चले जाते हैं, या नेचुरल किलर सेल समटाइम इस मेम्ब्रेन अटैकिंग कम्प्लेक्स को ही इस्तेमाल करते हैं उस सेल के अंदर पोर फॉर्मेशन के लिए, उसमें सुराख करने के लिए, ठीक है। वाटर इंटर्स थ्रू दिस पोर, पानी इस सुराख के अंदर चले जाते हैं, और इसकी वजह से जो सेल होते हैं वो स्वेल हो जाता है, और सेल स्वेल होने के बाद पड़ जाते हैं, ठीक है। तो वंस अगेन ऐसे प्रोटीन जो टॉक्सिक होते हैं, खतरनाक होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम उसको बनाता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। 20 डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड प्लाज्मा में फ्रीली मूव करते हैं, और ये एक दूसरे के साथ एग्रीगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इसको जैसे मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बन जाता है। मेम्ब्रेन अटैक्स कम्प्लेक्स जो है ये एक पोर बनाते हैं, जो कि नेचुरल किलर सेल उसको मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स के जरिए ही बनाता है। और जब पोर बन जाता है मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स नेचुरल किलर के जरिए, जब वो पोर्स यानी कि वो सुराख बन जाते हैं सेल में, तो उस सुराख के जरिए उस सेल के अंदर जो है पानी चला जाता है, और इसके अलावा ये प्रोटीन डायरेक्टली चले जाते हैं, और नतीजतन वो सेल स्वेल हो जाते हैं, और स्वेल होने के बाद बस्ट हो जाती है, यानी कि वो सेल पड़ जाते हैं और बैक्टीरिया के साथ ही वो सेल भी उड़ जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल किलर सेल हमारे नॉर्मल सेल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नाउ यू कैन सी ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही होते हैं, और इसके अंदर जो है ये लेसन बनाते हैं, ठीक है। लेसन का मतलब एक किस्म का जख्म बना देते हैं, और इसको जैसे सेल के अंदर पानी चला जाता है आसानी के साथ, और सेल फूल जाता है, फूलने के बाद जो है सेल डेथ हो जाती है सेल की। अब इसके बाद डेंड्रेटिक सेल है। डेंड्रेटिक सेल्स को हम एंटीजन प्रोजेस्टिंग सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, APCS, एंटीजन प्रोजेस्टिंग सेल्स। ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये एंटीजन मटेरियल को और उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये केसेस यानी कि जो बॉडी में एंटीजन आता है तो उसको सबसे पहले डेंड्रिटिक के सेल पे जाते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोसेस एंटीजन मटेरियल एंड प्रेजेंट इट ऑन द सरफेस टू द टी सेल। ये टी सेल के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के टी सेल की जो सरफेस होता है उसके ऊपर मौजूद होते हैं। ये मैसेंजर यानी कि मैसेंजर बिटवीन इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम और एडेप्ट इम्यून सिस्टम के तौर पे भी ये एक किस्म का मैसेंजर होता है जिसने दोनों को जोड़ के रखा होता है। किस तरह जोड़ के रखा होता है? अब जो एंटीजन प्रेजिस्टिंग सेल होते हैं, एंटीजन प्रेजिस्टिंग सेल जो है ये एंटीजन के साथ जुड़ जाएंगे। अब कोई भी एंटीजन आ गया, उस एंटीजन के साथ ये जो APCS यानी कि एंटीजन या डेंड्रिटिक सेल होंगे वो जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद इस जो एंटीजन प्रेजिस्टिंग सेल होते हैं उसके साथ टी सेल को जुड़ा देंगे।
ठीक है, ये इसका अहम काम होता है। हालांकि डेंड्रेटिक सेल जो ये इनेट सिस्टम है, इनेट इम्यून सिस्टम के सेल है, बस ये इतना करेगा कि ये जो एंटीजन होगा उसको होल्ड करेगा और होल्ड करने के बाद टी सेल को बुलाएगा, टी सेल को एक्टिवेट करेगा। ये डेंड्रेटिक सेल का अहम काम होता है। ये जैसे कि लिंगरहेंस स्किन में लिंगरहेंस के तौर पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। डेंड्रेटिक सेल स्किन में लिंगरहेंस सेल होते हैं और इसके अलावा नोज में भी मौजूद होते हैं, लंग्स में भी होते हैं, स्टमक में भी होते हैं और इंटेस्टाइन में भी होते हैं। अच्छा, जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये लिम्फ नोड की तरफ चले जाते हैं। और लिम्फ नोड की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पे टी सेल होते हैं और बी सेल होते हैं। जब लिम्फ नोड की तरफ चले जाएंगे तो टी सेल और बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा और डेफिनेटली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। ये एंटीजन प्रोजेक्टिंग सेल्स का काम था, डेंड्रेटिक सेल का। नाउ यू कैन सी डेंड्रेटिक सेल ये वाले जो सारे हिस्से हैं, ठीक है, ये स्पाइक्स की तरह जो होते हैं, इसके ऊपर ये एंटीजन को पकड़ेगा, होल्ड करेगा और होल्ड करने के बाद ये बी सेल और टी सेल को एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करने के बाद उस एंटीजन का खात्मा करेगा। ये डेंड्रेटिक सेल है। ओवरव्यू ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम की ओवरव्यू। इम्यून सिस्टम जो है 2 मेजर सब डिवीजन पर मुश्तमिल होता है। एक को हम इनेट या नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कहते हैं और दूसरे को हम एडेप्टिव और स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम कहते हैं। इनेट इम्यून सिस्टम जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में आते हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ रिस्पॉन्स जो होता है या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम होता है। और जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करता है। और ये भी जो री एक्सपोजर ऑफ द सेम पैथोजन, जब सेम पैथोजन दोबारा आता है तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम उसको खत्म करता है। यानी कि अगर एक दफा इन्फेक्शन हो गया तो उसको इनेट इम्यून सिस्टम खत्म करेगा, अगर दोबारा होगा तो उसे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम खत्म करेगा। और अगर इनेट इम्यून सिस्टम नाकाम हो जाता है तो फिर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम मैदान में कूद पड़ता है। अच्छा, अब इन दोनों की सेलुलर और इसके अलावा ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी होती है। जो इनेट इम्यून सिस्टम होता है उसके कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं और कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं कि जो इन्फेक्शंस को कंट्रोल करता है, पैथोजन को कंट्रोल करता है। इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के फंक्शंस जो है दोनों सेम है, ठीक है, दोनों जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ है। लेकिन कुछ ऐसे शराइत और जवाबित है कि जिन्होंने इनेट और इम्यून सिस्टम के दरमियान डिफरेंस पैदा किए। और वो ये है कि इनेट इम्यून सिस्टम जो है ये स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है, ये डू और डाई वाला काम करता है। इसमें नेचुरल किलर सेल्स हो गए और इसके अलावा इसमें मास्ट सेल हो गए, डेंड्रेटिक सेल हो गए, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती है। कुछ ऐसे एनाटॉमिकल बैरियर हो गए, एनाटॉमिकल बैरियर में जैसे स्किन हो गया, म्यूकोजा में हो गया, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, और इसके अलावा ईयर, नोज, ये सारी चीज़ें होती है। इसमें डिफरेंस मौजूद है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम रिक्वायर्स सम टाइम टू रिएक्ट टू एन इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को कुछ अरसा चाहिए होता है कि वो उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करे। इनेट इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूटली, अच्छा, इनेट इम्यून सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूटली ये मोबिलाइज होते हैं इन्फेक्शन के मुताबिक, ठीक है, इन्फेक्शन को रेडी करते हैं, यानी कि जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन के खिलाफ ये अपने आप को रेडी करते हैं और इन्फेक्शन के मुताबिक ये मोबिलाइज हो जाते हैं। मोबिलाइज का मतलब ये होता है कि मूवमेंट करते हैं, जहां पर इन्फेक्शन होता है वहां पर इनेट इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ पीछा करता है, उस इन्फेक्शन को खत्म करता है। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है ये एंटीजन स्पेसिफिक है, याद रखें, ये एंटीजन स्पेसिफिक है। जो भी एंटीजन आएगा उसी एंटीजन के खिलाफ वही एंटीबॉडी बनाएगी जिससे उस एंटीजन का खात्मा होगा। इनेट इम्यून सिस्टम जो है ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं है और ये जो है डू और डाई वाला सिस्टम होता है। ये हर एक पैथोजन के खिलाफ सेम चीजें रिलीज करता है। एडेप्ट इम्यून सिस्टम जो है इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी भी होती है। इनेट इम्यून सिस्टम में कोई मेमोरी नहीं होती, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती। इनेट इम्यूनिटी ये एंटीजन इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। एंटीजन इंडिपेंडेंट से मुराद ये होता है कि ये नहीं देखते कि एंटीजन कितने हैं, कहां पर हैं और किस तरह उसको मारना है, बस ये फाइट करता है, ठीक है। ये डू और डाई वाला, करो या मरो वाला सीन है। और जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है या एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो एंटीजन डिपेंडेंट है, एंटीजन के ऊपर ही वो काम करता है। अच्छा, इसको जो इनेट इम्यून सिस्टम है उसमें टाइम लेग की कोई शराइत नहीं है और इसमें कुछ खास पीरियड रिक्वायर होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का।
और इनेट इम्यून सिस्टम जो है ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होता, नॉट एंटीजन स्पेसिफिक, यानी कि एंटीजन के खास एंटीजन के खिलाफ खास इम्यूनिटी नहीं बनाता। और जबकि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है ये खास एंटीजन के खिलाफ खास ही इम्यूनिटी बनाती है, खास ही एंटीबॉडी बनाती है। इनेट इम्यून सिस्टम में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं होती, और इसके अलावा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में जो है मेमोरी मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोविड-19 का वायरस अभी अगर हमें मुतासर कर गया, बीमारी अगर वायरस ने हमें इन्फेक्शन पैदा कर दिया, तो अगर 2-3 साल बाद दोबारा वही वायरस आ गया तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम आसानी के साथ उसको रिकग्नाइज करेगा। और इनेट इम्यून सिस्टम क्या करेगा, फर्स्ट टाइम वो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगा, टेम्परेचर के साथ वो इन्फ्लामेशन कॉज करवाएगा। ठीक है, ये इनेट इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्स होगी। हाँ, यू कैन सी ये इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है। इनेट इम्यून सिस्टम में एपिथेलियल बैरियर्स होते हैं, फेगोसाइट सेल होते हैं, डेंड्रेटिक सेल होते हैं, और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, और इसके अलावा नेचुरल किलर्स होते हैं। अब इसके कुछ शॉर्ट टाइम है, 6 से 12 घंटे के दरमियान ये होता है। और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट जो है ये एंटीबॉडीज बनाते, टी लिम्फोसाइट है, स्पेसिफिक सेल है। ठीक है, स्पेसिफिक सेल में मेमोरी होती है, और ये 1 से लेकर 5 दिन के दरमियान ये इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, इसमें टाइम चाहिए होता है। अब नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस, देयर आर 5 मेन नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस एट बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के ऊपर किस तरह नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है, किस तरह रोकता है उस पैथोजन को। सेकंड फेगोसाइटोसिस है। तीसरा नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस है। उसके बाद है द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, उसके बाद है इम्यूनोलॉजिकल सर्वेलेंस। इसको हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। अब इनेट और एडेप्टिव डिफेंस। इनेट डिफेंस में सरफेस बैरियर पर स्किन होता है, याद रखें। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर स्किन आता है। स्किन के ऊपर जो है केराटिन प्रोटीन होते हैं। केराटिन प्रोटीन जो है ये स्पेशल प्रोटीन होते हैं, और ये बैक्टीरिया को होल्ड करने की सलाहियत नहीं रखता, बैक्टीरिया को अंदर इन्वेट करने की सलाहियत रखता है। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन में जैसे सांस की नाली हो गई, इसके अलावा नाक के अंदर जो साइनसेस होते हैं वो शामिल है। इंटरनल डिफेंस में फेगोसाइटोसिस है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस डायरेक्ट सेल को पकड़ेगा, खा जाएगा। फीवर लाएगा, बॉडी हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा, हाइपोथैलेमस जो है टेम्परेचर बढ़ाएगा। नेचुरल किलर सेल होंगे। इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। ठीक है, और वो सेल के अंदर होल की फॉर्मेशन करेगा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के जरिए, और इसके अलावा उसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन होगी। ये इनेट इम्यून सिस्टम है। जबकि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में आप देख सकते हो 2 किस्म की इम्यूनिटी होती है। एक को हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, और दूसरे को हम सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। बी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज को कौन, एंटीजन, सबसे पहले एंटीजन आएगा, एंटीजन को एंटीजन प्रेजिस्टिंग सेल रिकॉग्नाइज करेंगे, वो बी सेल को एक्टिवेट करेगा, बी सेल एंटीबॉडीज बनाएगा, एंटीबॉडीज उस एंटीजन को होल्ड करेगा, पकड़ेगा, और प्रोसेस शुरू करेगा। टी सेल मैदान में कूदेगा, टी सेल आके उसको ख़त्म करेगा, और ख़त्म करने के बाद बेसिकली क्या करेगा, इम्यून सिस्टम मेमोरी जनरेट करेगा। ये एडेप्टिव डिफेंस है। इसमें टाइम लेग प्रोसेस नहीं है, और इसमें टाइम लेग है, इसमें टाइम चाहिए। एनाटॉमिकल बैरियर्स टू इन्फेक्शन। सबसे पहले हम मैकेनिकल फैक्टर को डिस्कस करेंगे। ये आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो इन्वेड होते हैं हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में, स्किन वगैरह हो गए, उसके खिलाफ काम करते हैं। ये जैसे कि एपिथेलियल सरफेस हो गए। अब हमारे जो स्किन है वो एपिथेलियल टिश्यू से बना है, और ये फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करता है। ये इम्पेरमिएबल होते हैं मोस्ट ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है, जो इन्फेक्शस एजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, उसके खिलाफ इम्परमिएबल होता है, यानी उसको अंदर नहीं लाता। ठीक है, इम्परमिएबल होते हैं। ये मैकेनिकल फैक्टर में आता है। इसने पूरी बॉडी को कवर किया होता है, फर्स्ट मैकेनिकल फैक्टर। नाउ यू कैन सी ये फिगर है स्किन का, और इसने पूरी बॉडी को कवर किया होता है, मैकेनिकल फैक्टर के तौर पे काम करते हैं। सेकंड, एनाटॉमिकल बैरियर टू इन्फेक्शन। अच्छा, मूवमेंट ड्यू टू सेलिया और पेरिस्टालसिस हैव टू कीप एयर पैसेज एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। अब जो सीलिया होता है, सीलिया रिस्पायरेटरी ट्रैक में होता है, और जो हमारा जो साइनसेस होते हैं, जो सांस की नाली होती है, वहां पर मौजूद होते हैं। अब अगर हम सांस ले रहे हैं, एयर को फिल्टर करेगा, कौन फिल्टर करेगा, सीलिया, और इसके अलावा
नाक में जो है बाल होते हैं, उसका काम भी ये होता है कि वो उस बैक्टीरिया या उस पैथोजन को जो सांस के जरिए जा रहा होता है, एयरबोर्न के जरिए जा रहा होता है, ठीक है, उसको रोकेगा। और इसके अलावा जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है एसोफेगस में, लचक वाली मूवमेंट होती है, ये क्या करेगा, ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम से बैक्टीरिया को में यानी कि बैक्टीरिया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में जाने से इसको रोकेगा। फ्लशिंग एक्शन ऑफ टीयर्स एंड स्लावा। अब जो हमारे आंखों से टीयर्स आता है, ये क्यों आता है? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमारे आंख में टच हो जाती है तो उसके नतीजे में आंसू आते हैं, क्योंकि उसके अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं, और लाइसोजाइम जो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो उस बैक्टीरिया वायरस को डाइजेस्ट करके आंसू की शक्ल में बाहर निकालता है। ये भी क्या है, ये भी मैकेनिकल फैक्टर में आता है। और इसके अलावा स्लावा, जो हमारे मुंह में स्लावा बनता है, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड उसको प्रोड्यूस करता है, उसका काम भी बहुत ज़्यादा होता है। एक तो वो डाइजेशन में अपना काम करता है, दूसरा ये है कि वो जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को भी रोकता है। ट्रैपिंग एक्शन ऑफ म्यूकस प्रोटेक्ट द लंग्स। अब जो म्यूकस बनता है हमारे, ठीक है, जिसे हम बलगम वगैरह कहते हैं, ठीक है, जो बाहर आता है, वो बेसिकली बलगम लंग्स के अंदर सेल होते हैं, वो म्यूकस सेक्रेट करता है। उस म्यूकस का काम ये होता है कि वो भी उस बैक्टीरिया को ट्रैप करता है, उसको पकड़ता है फेफड़ों में। अब सेकंड जो केमिकल फैक्टर्स हैं, तो भाई केमिकल फैक्टर्स में सबसे पहले आते हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड स्वीट्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। हमारे फैट्स टूटते हैं, फैटी एसिड, और उसके नतीजे में पसीना निकलता है, और उस पसीने की का फायदा ये होता है कि वो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। लाइसोजाइम और फोस्फोलाइपेज, ये दोनों एंजाइम्स होते हैं, और ये टीयर, ठीक है, आंसू में होता है, स्लावा में होता है, और जो नेजल से जो सिक्रीशन होती है कैन ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और जब बैक्टीरिया का सेल वॉल टूट गया तो बैक्टीरिया मर गया। फॉर एग्जांपल, बैक्टीरिया हमारे आंख की तरफ जा रहा है या मुंह में जा रहा है, तो आंख में आएगा लाइसोजाइम और इसके अलावा फोस्फोलाइपेज एंजाइम, ये आंसू में होता है, आंसू निकलेगा आंखों से, और उसके नतीजे में उस बैक्टीरिया का सेल वॉल टूट जाएगा और बैक्टीरिया हटो बच्चो, बैक्टीरिया टाटा खत्म हो गया। और इसके अलावा स्लाइवा हो गया, स्लाइवा हमारे मुंह से, ठीक है, जो स्लाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और नेजल सिक्रीशन, ये भी सेल वॉल के ब्रेकडाउन में अहम रोल प्ले करते हैं। लो पीएच ऑफ स्वीट एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, अब आपने देखा होगा कि स्टमक का जो पीएच होता है 1.2 से लेकर 2.2, ठीक है, ये पीएच होता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है। बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकता, तो ये एनाटॉमिकल बैरियर होता है इन्फेक्शन के खिलाफ। इसके बाद है बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कुछ ऐसे नॉर्मल फ्लोरा होते हैं स्किन के, जीआईटी के, जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को उसकी कॉलोनी बनाने से रोकता है। जीआईटी में जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया होता है, ये नॉर्मल फ्लोरा होता है, हमें विटामिन के देता है, और हमारा जो फजला होता है इंटेस्टाइन में उसको अपने खाने के तौर पे इस्तेमाल करता है। इसका काम ये होता है कि ये बेसिकली जो पैथोजेनिक यानी जिससे बीमारियां लगने वाली बैक्टीरिया है, अगर वो जीआईटी में आ गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, इकोलाई उसके खिलाफ लड़ेगा कि भाई आप आके यहाँ पे इस शख्स को बीमार करोगे तो फिर मेरा खाना कौन देगा। तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया की कोलोनाइजेशन के खिलाफ काम करते हैं। इसे और उस बैक्टीरिया को नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, जो हमसे भी फायदा लेते हैं और हमें भी फायदा देते हैं और कोई नुकसान नहीं देते, कोई बीमारियां नहीं बनाते, ये नॉर्मल फ्लोरा कहलाते हैं। सेकंड, लैंड डिफेंस। अगर पैथोजन इन तमाम चीजों को अबूर कर गया, इन तमाम चीजों को खत्म कर गया, अंदर आके चला गया, तो भाई अंदर आके चला गया तो उसके नतीजे में इसका मतलब ये हुआ कि बॉर्डर से बैक्टीरिया अंदर की तरफ आ गया, तो फिर बॉडी जो है वो रिप्ले करेगी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जब वो यानी कि रिप्ले देगी, ठीक है, या रिएक्ट करेगी, तो सबसे पहले नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स यानी कि इनेट इम्यून सिस्टम आएगा। इनेट इम्यून सिस्टम जो है वो फीवर करेगा। फीवर किस तरह करेगा? इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करेगा। इंटरल्यूकिन 1 हाइपोथैलेमस के ऊपर अटैक करेगा, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा, सॉरी अटैक नहीं करेगा, एक्टिवेट करेगा। हाइपोथैलेमस जब एक्टिवेट हो जाएगा इंटरल्यूकिन 1 की वजह से, तो जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, और जब जिस्म का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तेज बुखार हो जाएगा, तो इसके नतीजे में ये उस बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि बैक्टीरिया में प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन जो है वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाते हैं, और हीट जो है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होता है और उसको भी डिक्रीज कर देता है,
और इसके अलावा माइक्रोबियल प्रोलिफरेशन, यानी कि माइक्रोबियल प्रोलिफरेशन से मुराद होते हैं कि उसकी तादाद को बढ़ाने से भी हाई टेम्परेचर रोक देता है। इसके बाद पेन होगा। पेन क्यों होगा कि भाई टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होगी। पहले मैंने बताया था कि नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी के सेल भी टूट जाते हैं, ठीक है, जैसे कि स्वेलिंग हो गई, नेचुरल किलर सेल्स ने कुछ ऐसे सेल थे उसको उड़ा दिए, तो ये क्या है, ये इस वजह से होते हैं, इसे हम नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, भाई सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके बाद इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन किसकी वजह से होगी? हिस्टामिन। हिस्टामिन जो रिलीज हो जाएगा, हिस्टामिन क्या करेगा, जो एंडोथेलियल सेल होते हैं आर्टरीज और वेन्स का, उसको परमिएबल करेगा, और उसको परमिएबल करने के बाद डायलेशन होगी, और जब डायलेशन होगी तो ब्लड की फ्लो बढ़ेगी, ब्लड की फ्लो बढ़ जाएगी तो ब्लड जो है स्किप होना शुरू हो जाएगा, प्लाज्मा स्किप होना शुरू हो जाएगा, टिश्यू की तरफ आ जाएगा, और टिश्यू की वजह से टिश्यू में जब वो जमा हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब इन्फ्लामेशन उसका काम क्या होते हैं, इसका काम इस वजह से इन्फ्लामेशन करते हैं ताकि ये जो बेसिकली जो हिस्टामिन है ये कैपिलरीज को लीक करे। कैपिलरीज जब लीक हो जाएंगे तो जो फेगोसाइटिक सेल होंगे वो ही टिश्यू तक पहुंच जाएंगे, आमतौर पर नहीं पहुंच सकते, ठीक है। और इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर भी पहुंच जाएंगे। क्लॉटिंग फैक्टर पहुंच गए वोंड में, ठीक है, जख्म की तरफ पहुंच गए तो एक तो जख्म ठीक हो जाएगा, और जो फेगोसाइट पहुंच जाएगा, फेगोसाइट क्यों पहुंच गया, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगी तो फेगोसाइट पहुंचेगा, फेगोसाइट आमतौर पर नहीं जा सकता, और जब ये फेगोसाइट आ जाएगा तो वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा, और जो डेड सेल होंगे और सेलुलर डेब्रिड होंगे उसको भी इनगल्फ करेगा, और जो प्लेटिलेट आए थे कैपिलरी से वो क्या करेगा, वो एक सील बनाएगा, उस टिश्यूज को नॉर्मल यानी कि नॉर्मल तरीके से लेके आएगा, उस टिश्यू को नॉर्मलाइज करेगा। स्वेलिंग क्यों हुई थी? स्वेलिंग प्लाज्मा की पैसेज की वजह से हुई, ब्लड स्ट्रीम से, ठीक है। तो ये ओवरऑल कंडीशन होती है, इसका काम ये होता है सिंपल। इन्फ्लामेशन क्यों होगा? इन्फ्लामेशन जो है ये हिस्टामिन के जरिए हुआ। हिस्टामिन जो है ये रिलीज हो गया, इसने जो ब्लड आर्टरीज और वेन्स थे उसकी जो परमेबिलिटी होती है उसको बढ़ा दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो टिश्यू की तरफ स्केप होना शुरू हो गया, और इस वजह से सूजन हो गई। क्यों? इसका काम क्यों था? इसका काम ये था बुनियादी तौर पे कि जो फेगोसाइटिक सेल थे वो आसानी के साथ चले जाए, ठीक है, और फिर प्लेटिलेट जाके उस जहां पर तोड़ फोड़ हुई थी जो सेल जो है बैक्टीरिया की वजह से, उसको दोबारा सील कर सके। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हार्मफुल एजेंट्स टू एडजेसेंट टिश्यू। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का काम यही होता है कि उस खास जगह पर, उस खास टिश्यू पर जहां पर बैक्टीरिया होता है उस टिश्यू को डैमेज कर देता है। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट टिश्यू तक ना पहुंच जाए, बॉडी के किसी दूसरे हिस्से में ना फैल जाए, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? ये फेगोसाइटोसिस की वजह से होता है, और फेगोसाइटोसिस जो है उसके बाद थर्ड लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम जो है वो जनरेट हो जाता है। फेगोसाइट वो सेल्स होते हैं जो पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं, और ये भी इम्यून रिस्पॉन्स में कंट्रीब्यूशन प्ले करता है। फेगोसाइटोसिस ये मैक्रोफेजेस की वजह से होता है, ठीक है। फेगोसाइट सेल होते हैं, आमतौर पे इसमें कोई डिफरेंस इतना खास नहीं है, लेकिन फेगोसाइटोसिस एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। और फेगोसाइट्स जो है नेचुरल किलर सेल को भी हम फेगोसाइट कह सकते हैं, क्योंकि वो पूरे इंटायर सेल को खा जाते हैं। और फेगोसाइटोसिस जो है ये मैक्रोफेजेस की वजह से होते हैं। मैक्रोफेज क्या होते हैं? मैक्रोफेज ये फेगोसाइटिक सेल होते हैं, और जो खास जगह पर फिक्स पोजीशन पर मौजूद होते हैं, स्प्लीन में, ब्रेन में, लंग्स में, ठीक है, मौजूद होते हैं। ऑलरेडी हम इसको शुरू के स्लाइडों में कवर कर चुके हैं। और ये उस हिस्से में मौजूद होते हैं, पैथोजेंस को रोकते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स में सबसे पहले आते हैं इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन्स क्या करते हैं? ये प्रोटीन रिलीज बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। वायरस के जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं उससे रिलीज होते हैं, दैट प्रोटेक्ट अनइन्फेक्टेड सेल फ्रॉम वायरल ओवरटेक, ठीक है। इंटरफेरॉन क्या करते हैं? इंटरफेरॉन जो है ये इन्फेक्टेड वायरल सेल से रिलीज हो जाते हैं, और ये अनइन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं उसको महफूज रखते हैं, ठीक है, ताकि वहां पर वायरल इन्फेक्शन ना हो जाए। इसके बाद अच्छा, इंटरफेरॉन से मोस्टली इंटरफेरॉन जो है इससे वैक्सीन भी बनाए गए हैं। कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट ये टॉक्सिक प्रोटीन पर मुश्तमिल होते हैं, और ये माइक्रोब्स को लाइसिस करते हैं, माइक्रोब्स को तोड़ देते हैं, और फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस को इनहेंस कर देते हैं, ठीक है।
ओस्पोनाइजेशन की वजह से। ओस्पोनाइजेशन की वजह से किस तरह कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है सेल्स के अंदर पोर की फॉर्मेशन करती है, मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स जो है सेल के अंदर पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेल की तरफ आते हैं और वो सेल टूट जाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहलाते हैं। आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, व्हाट इज आयरन बाइंडिंग प्रोटीन? आयरन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है ये जैसे कि लेक्टोफेरिन हो गए, ये स्लावा में मौजूद होता है और इसके अलावा म्यूकस में होते हैं और मिल्क में होते हैं। ये आयरन को बाइंड कर देता है, ठीक है, इसे हम आयरन बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफरीन हो गए, ये ब्लड और टिश्यूज में मौजूद होते हैं। आयरन बाइंडिंग से मुराद ये होते हैं कि ये वो प्रोटीन होते हैं जो आयरन को बाइंड कर देते हैं, आयरन को जोड़ के रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन आयरन के साथ जुड़ा होता है और इसको जैसे हमारे रेड ब्लड सेल बनाते हैं, तो इसको कौन से प्रोटीन ने बनाया? इसको ट्रांसफरीन। ट्रांसफरीन प्रोटीन अगर ना होता तो आयरन हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जोड़ पाता। इसके बाद है लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन को डिग्रेड करता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल में होता है और ये एंजाइम जो है टेयर्स में, आंसू में होते हैं और इसके अलावा स्लावा में होते हैं और म्यूकस में मौजूद होते हैं। ये फेगोसाइटिक सेल में भी मौजूद होते हैं, याद रखें, हमारे नॉर्मल सेल में भी ये मौजूद होते हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा काम करते हैं। व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया? वो बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल थिक हो उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो मोर पैथोजेनिक और टॉक्सिक हो, जो ज़्यादा खतरनाक हो, जिसका सेल वॉल बहुत मजबूत होता है, उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब इसके बाद है फेगोसाइटोसिस। व्हाट इज फेगोसाइटोसिस? फेगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो माइग्रेट हो जाते हैं इन्फ्लामेशन वाले हिस्से में, ठीक है। इन्फ्लामेशन वाले हिस्से में जब ये माइग्रेट हो जाते हैं तो 5 ऐसे फेसेस हैं कि जिसमें फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सबसे पहले फेज को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं, दूसरे को हम एडहेरेंस कहते हैं, तीसरे को हम इंजेक्शन कहते हैं, उसके बाद डाइजेशन होते हैं और उसके बाद किलिंग होती है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फेगोसाइटोसिस, ओके। अब ये पूरा सेल जो है ये न्यूट्रोफिल्स है, ये कंप्लीट न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। और यहाँ से जो माइक्रोब है वो अंदर आ रहा है। इसने जो न्यूट्रोफिल्स था इसने इस माइक्रोब को इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद ये अंदर आ गया स्टेप 3 पे। स्टेप 3 पे फेगोसोम बन गया। फेगोसोम्स का मतलब एक गोल वेसिकल बन गया, एक गुब्बारानुमा स्ट्रक्चर बन गया जिसके अंदर ये बैक्टीरिया फंस गया। अब फेगोसोम्स जब बनेगा तो फेगोसोम्स के अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं, ठीक है, यानी इस न्यूट्रोफिल्स के अंदर लाइसोजाइम्स होंगे। लाइसोजाइम में डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, ये सीक्रेट हो जाएंगे। सीक्रेट होने के बाद स्टेप 5 पे आप देख सकते हो ये पार्शियली डाइजेस्ट करेगा इस बैक्टीरिया को, ठीक है, और इसे हम कहेंगे फेगोलाइसोसोम्स, ठीक है, जिसमें फेगोसाइट्स यानी कि जो एंटीजन है वो भी मौजूद है और लाइसोजाइम एंजाइम भी मौजूद है। स्टेप 6 पे ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगा। इसमें बैक्टीरिया भी होगा और इसमें इनडाइजेस्टिबल मटेरियल भी मौजूद होंगे। और स्टेप 7 में ये बाहर सेल से रिलीज हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट। नाउ कीमोटैक्सिस एंड एडहेरेंस ऑफ माइक्रोब्स टू फेगोसाइट्स। कीमोटैक्सिस का मतलब ये होता है कि जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाते हैं, फिर ये माइक्रोब्स फेगोसाइट उसको इंजेस्ट करता है, दाखिल करता है और उसके ऊपर फेगोसोम्स बनाता है। फेगोसोम्स जब बनेगा तो फेगोसोम्स के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो फेगोलाइसोसोम बना देते हैं, यानी कि लाइसोसोम रिलीज हो जाते हैं। लाइसोसोम स्टेप 5 में जो माइक्रोब होते हैं उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर देता है और उसके नतीजे में छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं। इनडाइजेस्टिबल मटेरियल भी मौजूद होते हैं और कंप्लीटली जो डाइजेशन हो जाती है वो स्टेप 6 में होती है। उसके बाद जो वेस्ट वगैरह होते हैं, जो डेब्लेट वगैरह होते हैं, वो स्टेप 7 पर सेल से रिमूव हो जाते हैं, जिसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अंदर किस तरह आ गया? अंदर सेल के अंदर कोई भी चीज अगर अंदर आएगा उसे हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे, ओके ना। ये दोबारा यहाँ पे इस फिगर में शो किया गया स्टेप बाय स्टेप, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यू कैन सी, ओके, फर्स्ट वन जो है माइक्रोब्स जो है फेगोसाइट्स के साथ जुड़ गया, ठीक है, पहले फिगर में देखें। दूसरे फिगर में ये जो माइक्रोब से ही अंदर आ रहा है, सेकंड फिगर। तीसरे फिगर में अंदर आ चुका है और उसके ऊपर एक वेसिकल बन गया है जिसे हम फेगोसाइटिक वेसिकल भी कहते हैं और इसके अंदर लाइसोसोम्स है। अब तीसरे में आप देखिए लाइसोसोम जो है ये
हाइड्रोलेस एंजाइम्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, ये खारिज हो गए। अब जब ये खारिज होंगे तो ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप 4 में आप देखें पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, मुकम्मल इसकी तोड़ फोड़ हो गई है और इसमें जो रेजिडुअल है वो रेजिडुअल भी रहते हैं। स्टेप 5 में देखें, स्टेप 5 में जो है इनडाइजेस्टिबल जो वेस्ट थे, जो डेब्रिड थे, वो बाहर रिमूव हो गए। ये कंप्लीट प्रोसेस था बेसिकली फेगोसाइटोसिस का। ना अब ये सेल के अंदर ये रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गई, ये जो आर्टरीज और आर्टरीज, फॉर एग्जांपल ये आर्टरीज थी, हिस्टामिन रिलीज हो गया, इसने इस आर्टरीज के वॉल्स को परमेबल बनाया, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड अंदर जाता रहा और उस ब्लड के अंदर जो न्यूट्रोफिल्स थे वो भी अंदर चले गए। अब न्यूट्रोफिल जब अंदर आ गए तो अंदर आने के बाद बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस प्रोसेस शुरू हो गया। ओके, अब कुछ ऐसे की कंसेप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंटीजन होते हैं। एंटीजेंस को हम इम्यूनोजेंस भी कहते हैं और ये फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो कि होस्ट के अंदर यानी कि इंसानों के अंदर आते हैं और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। इम्यूनोजेनिक होते हैं। इम्यूनोजेनिक का मतलब ये होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को जनरेट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। ये इसके कुछ खास रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, इम्यून सेल्स के ऊपर इम्यून सेल्स जो होते हैं वो इस रिसेप्टर को पहचान देते, अपने रिसेप्टर के जरिए इस एंटीजन को पहचान लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एंटीबॉडीज पर भी होते हैं और इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन एंटीबॉडीज होते हैं, इसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, उसके ऊपर भी एंटीजन के स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, ओके, मोस्ट एंटीजन आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ज़्यादातर जो एंटीजन्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इम्यूनोलॉजिकली एक्टिव साइट ऑन एंटीजन्स आर कॉल्ड एंटीजेनिक डिटर्मिनेट्स। एंटीजेनिक डिटर्मिनेट्स और एपिटॉप्स वो हिस्सा होते हैं जो एक्टिव साइट होते हैं जहां पर एंटीबॉडी जुड़ जाती है। एपिटॉप क्या होते हैं? एपिटॉप जो ये स्मॉल पार्ट ऑफ एंटीजन इंटरेक्ट विद एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन का एक वो हिस्सा जिस पर हमारी एंटीबॉडी जुड़ जाती है, फिक्स हो जाती है, होल्ड हो जाती है, उस हिस्से को हम एपिटॉपिक कहते हैं। एनी गिवन एंटीजन में हैव सेवरल एपिटॉप्स। अब ये एंटीजन के ऊपर डिपेंड करते हैं, मुख्तलिफ एंटीजन के सेवरल एपिटॉप्स होते हैं और हर एक एपिटॉप्स को एक डिफरेंट एंटीबॉडी, ठीक है, मुख्तलिफ एंटीबॉडीज के मुख्तलिफ एपिटॉप्स होते हैं। नाउ यू कैन सी, अब हमारी बॉडी में 5 एंटीबॉडीज होते हैं, गेम्ड के नाम से याद रखें, GAMED, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। अब ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, और ये हिस्सा क्या कहलाता है? ये हिस्सा, और ये जो ब्लू से बना हुआ है ये एंटीबॉडी ए है और ये हिस्सा एपिटॉप है। ठीक, इसके साथ ये जुड़ते हैं। तो ये डिफरेंट, यहाँ पे 3 डिफरेंट किस्म के एपिटॉप मौजूद है और इस एपिटॉप को हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं। अब हेप्टेन्स को हम इनकम्प्लीट एंटीजेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये एंटीजेनिक नहीं होता। एंटीजेनिक से मुराद ये होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को जनरेट नहीं करता, लेकिन अगर ये जो लार्ज मॉलिक्यूल साइज हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि पेप्टाइड्स वगैरह, ये लार्ज मॉलिक्यूल या प्रोटीन कैरियर हो गए, अगर उसके साथ जुड़ जाता है तो फिर जो है ये जो है एक किस्म के एंटीजन के तौर पे काम करते हैं और ये प्रोटीन कैरियर के तौर पे, यानी कि प्रोटीन के साथ जब अटैच हो जाते हैं, प्रोटीन कैरियर के साथ जब ये अटैच हो जाते हैं तो इसे हम हैप्टेन्स कहते हैं। ठीक है, ये इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं, ये इम्यून सिस्टम को जनरेट नहीं करता। ओके, हाउ डू बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी? बी सेल प्रोड्यूस किस तरह एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है? तो भाई बी सेल जो है ये स्टेम सेल से बनता है। ठीक है, और स्टेम सेल से जब ये बन जाता है तो एक को हम बी सेल कहते हैं और एक को हम टी सेल कहते हैं। बी सेल जो है वो टी सेल की तरफ, जब टी सेल क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो थाइमस उसको मैच्योर करता है और फिर दोनों बी सेल और टी सेल दोनों जो है ये लिम्फ नोड और स्प्लीन में मौजूद होते हैं। When a B cell encounter an antigen, जब B cell एंटीजन को encounter करता है, it recognize it is stimulated and divides into many clones called plasma cells. B cell जो है प्लाज्मा सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और उसके नतीजे में B सेल जब प्लाज्मा सेल्स में डिवाइड होता है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज बनाते हैं। Each B cell produce antibodies that will recognize only one antigenic determinant. ऊपर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एपिटॉप उसे हम कहते हैं। ठीक है, हर एक बी सेल अलग अलग एंटीबॉडी बनाएगा और देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। ओके, नाउ यू कैन सी, अब ये क्या है?
प्राइमरी रिस्पॉन्स इनिशियल इनकाउंटर विद एंटीजन, अब ये एंटीजन आ चुका है, ठीक है, एंटीजन, और ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये जो वाई शेप का, ये वाई शेप जो है ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एंटीबॉडी है, और ये जो रेड सेल है ये सारे रेड टाइप के ये एंटीजन है, ये एंटीबॉडी ने उसको होल्ड कर दिए, होल्ड करने के बाद जो बी लिम्फोसाइट थे उसके साथ उसके अंदर आ गए, अंदर आने के बाद इम्यून सिस्टम इनिशिएट हो गया, ठीक है, ये भी इम्यून सेल है, ये भी सेल है, ठीक है, और ये जो रेड सेल है ये सारे एंटीजन है, एंटीजन, और ये इस हिस्से में जुड़ेगा जिसे हम एंटीजन बाइंडिंग कहते हैं, या इसके अलावा एपिटॉप भी कहते हैं। सेकंड, दो किस्म के होते हैं, बी लिम्फोब्लास्ट बनेगा, बी लिम्फोब्लास्ट ये प्रोलिफरेशन इसकी हो गई, बी लिम्फोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन जब हो जाएगी तो एक मेमोरी बेस सेल बनेगा और दूसरा प्लाज्मा सेल बनेगा, और फिर प्लाज्मा सेल जो है मजीद वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा, ठीक है, 5 किस्म के एंटीबॉडीज़ होते हैं, IgG, IgA, IgE और IgM, ये सारे एंटीबॉडीज़ ये बना चुके हैं, और 2 किस्म के मेमोरी बेसेल्स भी बनेंगे। 5 मेन क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, सबसे पहले हैं IgG जो ये सीरम यानी कि जो ब्लड का हिस्सा होता है जिसे हम सीरम कहते हैं, उसमें 5 से 10% मौजूद होता है, और ये जो स्लाइवा हो गया, टीयर्स हो गए और ब्रेस्ट मिल्क हो गए, इसमें भी मौजूद होता है, ठीक है, और जब माँ से दूध के ज़रिए बच्चे में भी IgA जा सकते हैं। ये अपना ही इम्यून सिस्टम बनाता है। रिस्पायरेटरी में ये ब्रोंकाई के अंदर होते हैं, इंटेस्टाइन में ये गट के इंटेस्टाइन और इसके अलावा गैस्ट्रो म्यूकोजा में मौजूद होते हैं, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी मौजूद होते हैं। अटैचमेंट ऑफ वायरसेस और बैक्टीरिया टू म्यूकोजल सरफेस, जो म्यूकोजल सरफेस होते हैं उसमें बैक्टीरिया और वायरस को अटैच करने से IgA बचाता है। IgD 0.2% सरफेस ऑफ बी सेल, सरफेस ऑफ बी सेल में ये 0.2% होते हैं, और यानी कि पूरे प्लाज्मा में सीरम में 0.2% होते हैं, और ये बी सेल के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये एंटीजन रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। अच्छा, इट इज प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन सीरम इन वेरी स्मॉल अमाउंट, ये प्रोटीन है जो स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं। द फंक्शन ऑफ IgD इज अननाउन, इसका फंक्शन जो है अननाउन है, बस सिर्फ ये याद रखें कि ये एंटीजन के रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। IgG 80% ऑफ ऑल सीरम एंटीबॉडी, IgG जो है इसका हमारे इम्यून सिस्टम का मेजर दारोमदार IgG के ऊपर है। 80% ऑफ ऑल सीरम एंटीबॉडीज है, ये ब्लड वेसल्स और इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स जो वाल होते हैं उसको भी क्रॉस करते हैं, प्लाजेंटा को भी क्रॉस करते हैं, ठीक है, प्लाजेंटा कैसा कनेक्शन होता है बिटवीन द फीटस यानी कि बच्चे और माँ का जो कनेक्शन होता है उसे प्लाजेंटा कहते हैं, ठीक है, और ये बच्चे तक भी जा सकते हैं और बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होता है, तो यही एंटीबॉडी उसको बचाता है। इट पोजेसेस इम्यूनिटी इन इन्फेंट्स प्रियोर टू बर्थ, ठीक है, तो ये बर्थ तक, पैदाइश तक इम्यूनिटी जो है माँ के पेट में बच्चे को देता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया, ब्लड में जितने भी सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, ठीक है, और जो टॉक्सिन होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करता है, और जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं उसको ट्रिगर करता है, फेगोसाइटिक सेल्स को इनहेंस करता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ IgG हैज 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट में इसके 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, दोनों साइड से एंटीजन के साथ बाइंड होता है। इसके बाद है IgE 0.002% ऑफ सीरम एंटीबॉडी, सीरम के अंदर 0.002% होता है, और ये जो मास्ट सेल होते हैं और बेजोफिल्स होते हैं उसके साथ ये जुड़ता है। एलर्जिक रिएक्शन में इसका अहम काम होता है, और ये जब पैरासाइट आते हैं और एलर्जी होती है तो उसमें IgE की तादाद बढ़ जाती है। इट प्रोड्यूस बाय द सेल ऑफ द लीवर, रिस्पायरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रिस्पायरेटरी सेल, लीवर और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को जो के जरिए ही ये प्रोड्यूस होते हैं। IgM 5 से 10% होते हैं सीरम में, और ये फर्स्ट रिस्पॉन्ड टू इनिशियल एंटीजन एक्सपोजर, सबसे पहले IgM बनता है, IgM अगर एक्सपोज हो गया उसके बाद IgG बनता है, ठीक है, आपने आमतौर पर टाइफाइड का टेस्ट भी देखा होता है, आमतौर पर दोनों आते हैं IgG और IgM, इसका मतलब कि भाई पहले भी इसको इन्फेक्शन हो चुका है, अभी इन्फेक्शन इसको डबल हो चुका है। वैल्यूएबल इन डायग्नोसिस बिकॉज इट इज अर्ली टू रिस्पॉन्ड, लार्जर देन IgG से लार्जर होता है 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट, एक एंटीबॉडी को यानी कि एक एंटीबॉडी 10 एंटीजेंस को पकड़ सकता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, इट्स रिस्पॉन्स इज एंटीजन स्पेसिफिक, मीन्स डिफ्रेंशिएट पैथोजेंस, ये पैथोजन को डिफ्रेंशिएट करता है और ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, और ये जो है ह्यूमोरल और इसके अलावा सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये पैथोजन के खिलाफ फाइट करते हैं, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं,
और इसके अलावा एंटीजिन इनटू इट्स मेमोरी, एंटीजिन को अपने मेमोरी में रखता है। दो काम करता है, एक ये मेमोरी रिस्पॉन्स बनाता है, दूसरा ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी भी देता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज दस रिलेटिवली रैपिड, सेकेंडरी रिस्पॉन्स इसका रैपिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और प्राइमरी रिस्पॉन्स के मुकाबले में। यानी कि जब फर्स्ट टाइम होगा तो फर्स्ट टाइम इसका रिस्पॉन्स लो होगा, और फिर दोबारा अगर चूंकि दोबारा अगर वो इन्फेक्शन आएगा तो इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, इसके पास मेमोरी होती है, और ये रिपीट इंतहाई तेजी के साथ ये उसके खिलाफ अपना काम करेगा। अब इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, ओवरव्यू है ये। एक को हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, ये पैदाइश के साथ ही बनता है, और दूसरा जो है एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड में दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम एक्टिव कहते हैं और दूसरे को हम पैसिव कहते हैं। एक्टिव भी दो तरह होते हैं, ठीक है। जब हम इन्फेक्शन को एक्सपोज होते हैं तो हमारी बॉडी एक्टिवली इम्यूनिटी बनाती है, उसे हम नेचुरली इम्यूनिटी कहते हैं, नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। आर्टिफिशियली जो है हम कोई वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, उसके जरिए हमारी बॉडी जो है आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी गेट करती है। पैसिव जो है ये एंटीबॉडीज, अब नेचुरल में क्या होगा, मैटरनल एंटीबॉडीज, माँ के जरिए अगर IgA पास हो गया दूध के जरिए, तो ये भी क्या होगा, ये नेचुरली एक्वायर्ड होगा। और आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज फ्रॉम अदर सोर्सेस, जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई जो कोविड के पेशेंट ठीक हो गए थे 2020 में, वो प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उनके एंटीबॉडीज काम कर रहे थे। अगर एंटीबॉडीज हमने आर्टिफिशियली लगाए तो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी होगी, और अगर माँ से ट्रांसफर हुए थे तो नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगी। एक्वायर्ड इन पैसिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड पैसिवली और एक्टिवली, ठीक है। ये हम ऑलरेडी ऊपर स्लाइड में क्लियरली पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो वैक्सीनेशंस के जरिए हम हासिल करते हैं, ठीक है। और बी सेल और टी सेल उसको प्रोड्यूस कर देते हैं, बी सेल और टी सेल उसको रिकॉग्नाइज कर देते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जैसे कि वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीनेशन जो है स्पेसिफिक एंटीजेंस हमारी बॉडी में दाखिल करते हैं डेड फॉर्म में, हमारे बी सेल और टी सेल उसके ऊपर काम करते हैं, मेमोरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उस मेमोरी स्टोर हो जाती है, और उसकी वजह से कोई बीमारी हमें कॉज नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी जैसे कि अगर हमने एंटीबॉडी डोनेट कर दी किसी और को, ठीक है, बी एंड टी सेल आर नॉट एक्टिवेटेड एंड प्लाज्मा सेल हैव नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इसके नतीजे में बी सेल और टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा, ना ही प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। द एंटीजन डज नॉट हैव टू बी इनकाउंटर्ड फॉर द बॉडी टू मेक एंटीबॉडीज। एंटीजन डज नॉट हैव टू बी इनकाउंटर, उसको जो एंटीजन दाखिल होता है उसको इनकाउंटर भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी तौर पर उस कुछ ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं, उस रिस्पॉन्स को यानी कि उस रिस्पॉन्स जो है वैक्सीन्स के जरिए आते हैं, ठीक है। या अगर किसी ने एंटीबॉडी दे दी, बस जो एंटीबॉडी हमने देखा कि ये एंटीबॉडी इस वायरस के खिलाफ सही है, एंटीबॉडी डोनेट कर दी, उसके नतीजे में भी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी आफ्टर इन्फेक्शन विद टेटनस यूज्ड व्हेन अ वेरी रैपिड इम्यून रिस्पॉन्स इज नीडेड, ठीक है। कोई रोड एक्सीडेंट हो गया तो उसके नतीजे में हमने डायरेक्ट टेटनस लगा दी। अब टेटनस क्या करेगा, वो रैपिड रिस्पॉन्स करेगा, और रैपिड रिस्पॉन्स जो है ये शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन के लिए होता है, याद रखें, शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन के लिए होता है, हमारी बॉडी को जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे बचाते हैं। ऑलरेडी इन चीज़ों को ऊपर हम क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, मदर से हमें एंटीबॉडीज मिलती है, ठीक है, प्लाजेंटा के जरिए, फिटस के जरिए और दूध के जरिए, ठीक है। इसके अलावा कोलोस्टोमस क्या होता है, कोलोस्टोमस जो है ये फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है, और इसमें IgA मौजूद होता है, ठीक है। फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क को हम बेसिकली कोलोस्टोमस कहते हैं, इसमें IgA मौजूद होता है, और ये जो है नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी के तौर पे काम करते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग, ओके। नेक्स्ट, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। Active immunity, this is immunity where the body is actively producing antibodies to fight infection. Active immunity एक ऐसा immunity होता है कि जिसमें antibodies को actively produce करता है ताकि antibodies के खिलाफ काम कर सके। Passive immunity, this is immunity where antibodies are given to a person from the blood of another person or animals. Passive immunity जो है एजेड पीपल को लगाते हैं, हेल्थी पर्सन से निकालते हैं और उसको लगाते हैं ताकि फास्ट रिस्पॉन्स के तौर पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इम्यूनिटी बन जाती है, ठीक है। इसमें भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो एंटीबॉडी पास करता है अपने बच्चों में मिल्क के जरिए, ये भी पैसिव इम्यूनिटी में शामिल है।
डिफेंस मैकेनिज्म, अब इम्यूनिटी स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म जो है इसमें टी सेल होते हैं और बी सेल होते हैं, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है इसमें बेसिकली टी लिम्फोसाइट आता है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट आता है। नॉन स्पेसिफिक को हम इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है एक्टिव भी होते हैं और पैसिव भी होते हैं। एक्टिव में भी मजीद दो टाइप्स की होती है। एक को हम बेसिकली जो क्लिनिकल डिजीज वगैरह होती है उसके जरिए उसको नेचुरली एक्वायर करते हैं उसके खिलाफ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई बीमारी हो गई तो नेचुरली हम एंटीबॉडीज बनाते हैं उसके खिलाफ, आर्टिफिशियली हमने वैक्सीन बनाए, ठीक है। पैसिव में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक को हम नेचुरल कहते हैं और दूसरे को हम आर्टिफिशियल कहते हैं। नेचुरल जो है मदर से यानी कि मदर से हमें मिलता है ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए, प्लाजेंटा के जरिए। और आर्टिफिशियली जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि जो एंटीबॉडीज होते हैं वो हमने किसी हेल्थी शख्स से निकाले और बीमार शख्स को दे दिए, तो इस कंडीशन को हम आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि इस तवील लेक्चर को आपने इंतहाई आसानी के साथ गेन किया होगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।